अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और 21 अक्टूबर को नून लीग के कायद साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ तकरीबन 4 साल की खुद साख्ता जिलावतनी के बाद वतन वापस आ रहे हैं और उनकी वापसी पर सियासी एक्टिविटी, सियासी सरगर्मियों में जो पहली अपेरेंट कानूनी रुकावट थी वो दूर हो गई है। जब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने A1 फील्ड रेफरेंस और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में उनको 24 अक्टूबर तक ज़मानत दे दी और 24 अक्टूबर को उनको अपने आप को सरेंडर करना होगा अदालत के सामने आकर। न सिर्फ ये बल्कि तोशाखाना रेफरेंस में जिसमें वो इश्तिहारी मुलजिम थे उसमें भी उनके वारंट्स मुअत्तल कर दिए गए हैं। अब इसके ऊपर भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है क्योंकि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब को ही ले लीजिए, वो कहते हैं जिस भोंडे तरीके से नवाज शरीफ को सज़ा दी गई, आज उसी भोंडे तरीके से निज़ाम अदल का मजाक उड़ाकर उनको रिलीफ भी दिया जा रहा है। सवाल इसके ऊपर भी अपने तज्ज़ियाकारों से करेंगे कि ये जो सारी की सारी कानूनी रुकावटें अभी जो अपेरेंट है ख़ास तौर पर ये दूर हुई, नैब ने ऑब्जेक्ट नहीं किया, रिलीफ मिल जाती है, सियासी एक्टिविटीज़ वो आगे कर सकेंगे, ये इसके ऊपर होने वाली तनकीद जायज़ है नहीं है। बट ओवरऑल जो वापसी से मुतल्लिक एक मुखालिफिन की तरफ से बयानिया बन रहा है या गिले शिकवे किए जा रहे हैं वो भी बड़े अहम। कल दबे अल्फाज में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी तनकीद का निशाना बनाया नवाज शरीफ को और कहा कि मुल्क के आइन, इलेक्शन और जमहूरियत को एक शख्स की वापसी के लिए रोका गया, वोट को इज्जत ऐसे नहीं मिलती। तो तमाम तर मामले के ऊपर बात करते हैं। आज हमारा इसके लिए बुनियादी सवाल कुछ यूँ है कि अपेरेंट रुकावट तो कानूनी दूर हो गई नवाज शरीफ की वापसी में और सियासी सरगर्मियों से मुतल्लिक, अगर आगे भी नवाज शरीफ की ज़मानत पे तौसी हो जाती है और वो नेचुरली अवामी राब्ता मुहिम जिस भी शक्ल में, जिस भी हैयत में शुरू करते हैं, तो क्या जो डेंट पड़ा है मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत को, क्या उसको रिवाइव करने में कामयाब हो पाएंगे नवाज शरीफ? हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए शहजाद इकबाल साहब, बेनज़ीर शाह साहबा, हफीजुल्लाह न्याई साहब और उमर चीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बेनज़ीर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, हम बुनियादी सवाल के ऊपर तो आते हैं लेकिन सबसे पहले आपकी इसके ऊपर राय जानना चाहूँगी कि ये जो रिलीफ मिला है इमीडिएट, गो के हम लोग भी इसके ऊपर बात करते रहे हैं कि इशारे यही मिल रहे थे कि अगर नवाज शरीफ आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ रिलीफ तो होगा, लेकिन जिस तरह से एक दिन में उनकी एप्लीकेशन आती है, उसी दिन समाअत के लिए मुकर्रर हो जाती है, नैब भी उसके ऊपर ऑब्जेक्ट नहीं करता, कैसे देखती हैं आप इसके ऊपर होती हुई तनकीद को? अलीना, इस पर बड़ी मुख्तलिफ राय है। जो वकील हैं, जो लॉयर्स हैं उनकी, मैं उस दिन सलाउद्दीन साहब को सुन रही थी, वो कह रहे थे कि बिल्कुल मिल जाता है। आज हमारी जो अदालतें हैं इन मामलों में काफ़ी लिबरल हैं और बहुत से ऐसे मिसालें आपको मिलेंगी जहाँ पे मुजरिम और मुलजिम दोनों को इस किस्म की बेल मिल जाती है ताकि वो अपना मुकदमा लड़ सकें। और वैसे भी ये जो केसेस हैं अलीना, इन पे काफ़ी बड़ा सवालिया निशान भी है। जो अज़ीज़िया केस है उसमें जज अरशद मलिक का बयान उसके साथ जुड़ा हुआ है। जो A1 फील्ड वाला केस है उसमें हाल ही में अभी, बल्कि पिछले साल मेरे ख्याल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला आया था मरियम नवाज़ के हक़ में, लेकिन उसमें बड़ी तफसील से ज़िक्र किया गया है नवाज शरीफ साहब का, तो मेरे ख्याल से उनको उससे फ़ायदा होगा। तो लेकिन कुछ ये बात बिल्कुल ठीक है, कुछ लोग इस पर तनकीद भी करते हैं कि ये बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है जिस किस्म की उनको रिलीफ मिल रही है और जितनी तेज़ी से उनको रिलीफ मिल रही है। लेकिन अब इन पर मुख्तलिफ राय है, तो मैं क्योंकि कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं इस पर कोई हतमी राय नहीं दे सकती। ठीक है। अच्छा, अब ये बताएं, अभी उनको फ़िलहाल तो सियासी सरगर्मियाँ करने की इजाज़त है एटलीस्ट 24 तक, 21 को आएंगे और सियासी जलसा भी करेंगे, उसके बाद भी छोटी छोटी कुछ एक्टिविटीज़ होंगी। अगर इसी तरह से चलता रहता है तो आपको क्या लगता है, क्या नून लीग का जो वोट बैंक कहते हैं बड़ा मुतासिर हुआ है, उसको फ़र्क पड़ेगा? क्या वो नून लीग को दोबारा से मुतहरिक कर पाएंगे? अच्छा लीना, आपके सवाल के जवाब पे आने से पहले मैं ज़रा छोटी सी बात करना चाहूँगी इलेक्शन के बारे में। लग ऐसा रहा है कि ये जो अब इलेक्शन होने जा रहा है ये मुकाबला होगा उन सियासी जमातों के दरमियान जो दूसरे नंबर पे हैं, जिसमें से एक रनर अप जो है वो हुकूमत बनाएगा और एक रनर अप जो है वो अपोजिशन में बैठेगा। और खैर वैसे 2018 में भी कुछ ऐसे ही हुआ था। अगर उनको, जैसे आपका जो सवाल है कि बेल अगर उनको एक्सटेंड होती रहती है उनको, तो जाहिर सी बात है उनको फ़ायदा होगा, उनके लिए ज़्यादा आसान होगा, वो अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू कर सकते हैं, आसानी से वो चला सकते हैं।
लेकिन ये जो उसका मेरा नहीं ख्याल है कि कोई डायरेक्ट लिंक है इस वक्त मकबूलियत के साथ। लेकिन ये बड़ा अहम सवाल है कि क्या नवाज शरीफ साहब के पास इस वक्त मकबूलियत और इसके साथ मैं जोड़ दूं कबूलियत दोनों है या नहीं है। और मेरे ख्याल से इस वक्त मुस्लिम लीग नून के पास इन दोनों सवालों का जवाब नहीं है। और कबूलियत का सवाल भी बड़ा अहम है इसलिए लीना, क्योंकि मेरे ख्याल से एक चीज़ वाज़ेह है कि शहबाज शरीफ साहब के पास शायद कुछ कबूलियत है, वो कबूल है इस्टेब्लिशमेंट को, लेकिन नवाज शरीफ साहब को क्या चौथी बार वज़ीर आज़म बनने देंगे? मेरा नहीं ख्याल है कि इस पे अभी तक कोई गारंटी सिग्नल आया है शायद इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। एक नाअहली की भी तलवार अभी लटक रही है, फिर ये केसेस भी चल रहे हैं, और क्योंकि मेरे ख्याल से मुस्लिम लीग नून के पास इसका जवाब नहीं है, हम देख रहे हैं कि वो PDM और जो मुस्लिम लीग नून है इस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए उन्होंने पूरी जान लगाई। जब उनकी 16 महीने हुकूमत थी, उनके हक़ में कानून साजी की, उनको स्पेस दी। आजकल भी जो उनके साबिक वज़रा हैं वो TV पे बैठ के इस्टेब्लिशमेंट के हक़ में बयानात देते हैं। हमारे एक दोस्त थे, वो उस दिन मजाक में कह रहे थे कि आजकल ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीग नून की जो रेड लाइन है वो इस्टेब्लिशमेंट है। तो खैर बहुत से डिसएडवांटेजेस हैं जिनका मुस्लिम लीग नून और ख़ासतौर पर नवाज शरीफ साहब को सामना करना पड़ेगा जब वो वापस आएंगे और अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू करेंगे, जिसमें एक है महंगाई, दूसरा है बयानिया। अभी कोई वाज़ेह बयानिया है ही नहीं मुस्लिम लीग नून के पास। आप 2017-2013 की बात कर रहे हैं, 2024 में वो जो 21 मिलियन नया वोटर है, नौजवान वोटर है जो अभी शामिल हुआ है, उनको क्या याद कि 2013 में 2017 में क्या हुआ था? बल्कि ज़्यादातर ये तो 18 साल की उम्र 2018 के बाद 18 साल के हुए होंगे, तो इनको क्या याद कि उस वक्त मईशत क्या थी। और तीसरा जो बड़ा डिसएडवांटेज है वो है बैगेज, वो है PDM की हुकूमत का बैगेज कि आपने 16 महीने ऐसी हुकूमत चलाई कि लग रहा था कि आप इस्टेब्लिशमेंट की B टीम है। एक ज़माने में आप वोट को इज्जत दो की बातें करते थे, आज आपसे इस्टेब्लिशमेंट के आईनी किरदार की बात करें तो आप कहते हैं ये तो किताबी बातें हैं। तो ये बहुत से डिसएडवांटेजेस हैं। मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा रिस्क है मुस्लिम लीग नून के लिए नवाज शरीफ साहब की वापसी, क्योंकि देखें एक छोटी सी चीज़ है लीना, अच्छा ना सिर्फ नवाज शरीफ साहब को की वापसी, जो एक छोटी सी चीज़ मैं बस यहाँ पे ऐड कर दूँ कि नवाज शरीफ साहब की वापसी को और उनकी वो जब आएंगे और इंतखाबी मुहिम चलाएंगे उसको एक ट्रम्प कार्ड की तरह देखा जाता है मुस्लिम लीग नून की तरफ से। लेकिन अगर ये ट्रम्प कार्ड खेल दिया और ना चला तो प्लान B क्या है? न्याजी साहब, क्या क्लैरिटी नहीं है कबूलियत के ऊपर? क्या अभी भी बड़ा रिस्की है और ये एक जुआ है जो खेल रही है नून लीग, या फिर सारे पत्ते हाथ में और पता है क्या है, बाजी अपनी है? कबूलियत पे तो नवाज शरीफ साहब की के बारे में इतनी क्लैरिटी है जो मेरे नज़दीक इतनी शायद उससे ज़्यादा मैं नहीं कह सकता कि 1990 में या 1997 में 1997 में ये कबूलियत थी, लेकिन बहरहाल 2013 से ज़्यादा आज कबूलियत है। नवाज शरीफ साहब इस वक्त, उसके अलावा इमरान खान साहब के बाद चॉइस क्या है कि कोई उस स्टेचर का लीडर इस वक्त जो हालात है सियासी तौर पर, जो टर्माइल है, जो हमारा सियासी इस वक्त इंतशार है, जो अपीवल्स है, जो एक अदम इस्तेकाम है, वो शहबाज शरीफ साहब या बिलावल या फजल रहमान साहब जो के अवेलेबल स्टॉक है उनके पास, उनके पास की बात नहीं है। ये कोई एस्टेब्लिशमेंट इस दफा नवाज शरीफ साहब को इसे नहीं कर रही कि उनकी जो फरेफ्ता हुआ है नवाज शरीफ साहब पे, वो भी हुए हैं, वो अलग बहस है। लेकिन फरेफ्ता होने के अलावा उनके पास इमरान खान साहब का सारा जो पेंडोरा बॉक्स खोला हुआ है, अभी इमरान खान साहब का जो अंजाम देना है या जो उनका कंक्लूजन उन्होंने उसके बारे में जो तय हुआ है ना ये करेंगे, लेकिन जब तक हो नहीं जाता उस वक्त तक फिक्र फाका या जो खदशात या तफक्कुरात या जो सर्टेनिटी है वो तो नहीं हो सकती। चुनाचे कबूलियत तो बहुत ज्यादा है कि जब आपको हाई कमिश्नर वहां से सफीर बरतानिया का में पाकिस्तान का जो है वो आपको सी ऑफ करे, जद्दा का सफीर आपको इस्तकबाल करे, ये प्रोटोकॉल ये मैंने कई को मिलते देखे। इमरान खान साहब को 2018 में इलेक्शन से पहले उम्रे पे गए थे तो यही रॉयल प्रोटोकॉल मिल गया था। एक अंडरस्टैंडिंग होती है, उसके अंदर उनको प्रोटोकॉल मिल गया, वो मिल गया। और दुबई के अंदर उनकी आप कल देख लेंगे कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तो ये वो सारे के सारे जो हैं, ये वो बात है कि जो उनको कबूलियत के इस दफा मैंने कहा ना कबूलियत की 200% श्योरिटी दिलाई गई है। फिर आप देखें बेल्स का देखें, बिल्कुल ये कहा कि मुस्तफा खोखर साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि जिस भोंडे तरीके से गलतकारी करके नवाज शरीफ साहब को यहां से निकाला गया,
यही अरशद, यही बशीर मलिक साहब थे ना, बशीर साहब थे ना, जिन्होंने इनको 10 साल एवर फील्ड में सजा दी थी। अल्लाह का करना क्या, आज वो जामिन है नवाज शरीफ साहब के, वो जमानत दे रहे हैं इन अ वे। ये हाईकोर्ट इस्लामाबाद था ना, जिन्होंने कहा था कि कानून का नवाज शरीफ साहब तमस्कुर उड़ा रहे हैं। आज नवाज शरीफ साहब तमस्कुर उड़ा रहे होंगे तो मैंने इसी प्रोग्राम में जो में कहा था कि फैसल वाडा साहब इतने अरसे उड़ा रहे हैं, कासिम सूदी उड़ा रहे हैं, तो नवाज शरीफ साहब ने अगर इस ऐसे अदालती निजाम का तमस्कुर उड़ा दिया तो उसकी गुंजाइश न निकाले। उनको क्या करना पड़ा, उसी तरीके से आज उनको बेल देनी पड़ी उसमें, जिसके अंदर बड़े जलाल के साथ फिर 2-3 बातें और इनकॉर्पोरेट कर लें। ये नवाज शरीफ साहब तो जेल में थे, ये 2 महीने के लिए जाति उम्र क्यों बुला लिया गया था? क्या वो जेल तोड़ के आए थे? वो कौन सी जमानत थी या कौन सी वजूहत थी कि जाति उम्र से आपने जेल से कोर्ट लखपत से जाति उम्र के लिए कहा कि आप 2 महीने बाहर है? क्योंकि कोई मामलात करने थे, नवाज शरीफ नहीं माना उसको फिर जेल में डाल दिया। अगर आपकी जेल का निजाम ये है तो मैं तो कहता हूँ कि शर्म आनी चाहिए कहने के उनको फिर जेल में क्यों नहीं डालो। मैं बेनजीर की बातें बिल्कुल समझते हो कि उसका थोड़ा सा नजरअंदाज करते हो कि अगर ये कोई गुंजाइश ना भी होती तो जो इस केस के अंदर जो कुछ हो चुका है कि जिस तरीके सजाएं भोंडे तरीके दी है वो एक लफ्ज की फिक्रा काफी है, डिटेल में ना जाए। जब फिर उसके बाद नैब के जलाया गया पहले उनको कस्टडी में इन्वेस्टिगेशन के लिए, फिर पता चला कि प्लेटलेट्स डाउन हो गए। ये किसे बताया था? सर्विस हॉस्पिटल। आप तो कराची में बैठी है लेकिन लाहौर साहब का ताल्लुक है, हम जानते हैं कि एस हॉस्पिटल है गवर्नमेंट की या मामूली हॉस्पिटल नहीं है। फिर गवाही कौन दे रहे हैं? आपकी हेल्थ मिनिस्टर। सर आप जो कह रहे हैं वो चले, उसको मैं 100% सच मानती हूँ, आगे चलती हूँ, लेकिन सर मुझे सिर्फ ये बता दें, उसके बाद तो हम इनकलाबी हो गए थे ना, उसके बाद तो हमने बताया हमारे साथ कितनी ज्यादतियां हुई, किस तरह से बाहर भेजा, फिर बाहर रहे, उसके बाद गुजरावाला भी हुआ न्याय साहब, उसके बाद फिर गुजरावाला भी हुआ, फिर वोट को इज्जत दो हुआ, सब कुछ। अब जब ये तासुर जा रहा है कि अंडरस्टैंडिंग से वापस आ रहे हैं, सर ये क्या सही है? नहीं, देखो बात यह है कि सही तो क्या, हम ये बात पता नहीं है, आप भी ज़ाहिर बोल ही नहीं है और उमर कीमत तो बिल्कुल ही बोला नहीं है, वो तो नौसरबाज है एक लिहाज से अच्छे तरीके से, पॉजिटिव सेंस, माशाल्लाह हमारे दानिश्वर ये सारे बड़े तेज तरार हैं। बात ये है कि मैं नहीं देखे ना, ये तो दूसरा बार है, मैं उधर ही आ रहा हूँ। जब ये हो गया अब नवाज शरीफ साहब ने, हमने ये कहा ना कि जब उन्होंने एक छोटा बयानिया दिया और एक आज कि मैं करूंगा जो बाजवा का या फैज हमीद का या किसान निसार का, आसिफ खोसा का, इनका ट्रायल करूंगा, तो शहबाज शरीफ हमने खुद जियो पे बैठ के सारा डिस्कस किया है कि वो भागे गए और सारी मुस्लिम नून जो है उसकी क्यादत जो मुतज़ल्ज़ल हो गई। तो नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त ये सोचा होगा कि इस बयानी के अलावा मेरे पास चारा है नहीं। ये मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ। ये टॉपिक है कि अब नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मकबूलियत जो है वो उनको मिल पाएगी। भाई मकबूलियत का राज ही नहीं था जो अभी आपने फरमाया। उनको मकबूलियत जो मिली थी वो कामों की वजह नहीं मिली थी। मैं पहले कह चुका हूँ, साइटेशन दे चुका हूँ कि कामों की वजह से परवेज इलाही को या काफ लीग को 2008 में हशर नजर हुआ है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं मकबूलियत से उनको गर्जी नहीं है, उनके पास कबूलियत है तो वो खुश है। उनके पास कबूलियत नहीं है। उनका ये ख्याल है कि इमरान खान साहब खत्म करने के बाद हालात उनके मुआफिक हो जाएंगे। मेरे एक मुस्लिम नैरेटिव है, मेरे नजदीक पाकिस्तान अदरवाइज एक बहुत बड़ा क्राइसिस है पूरी मुमलिकत का, सालमियत। बट सर मेरा सवाल अभी भी अपनी जगह है कि किस तरह से ये तासुर जो जा रहा है कि वो अंडरस्टैंडिंग के तहत वापस आ रहे हैं, इस बैगेज के साथ, इस तासुर के साथ किस तरह से अवाम में उनको मकबूलियत मिलेगी, या तो फिर उनको गर्ज ही नहीं है ना इस मकबूलियत से। एक छोटी सी ब्रेक लेने की इजाज़त दीजिएगा, वापस आते हैं, आपसे भी मैं मजीद इसके ऊपर बात करूंगी और हमारे बाकी पैनलिस्ट भी एक ब्रेक के बाद। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं और नून लीग नेचुरली इसको बड़ा सेलिब्रेट कर रही है, लेकिन मुखालिफिन की तरफ से बहुत तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, न सिर्फ इस वापसी और इससे जुड़े सारे मामलात को, बल्कि जिस तरह से कानूनी रिलीफ अभी मिला है नवाज शरीफ को उसको भी। शहजाद, अभी ब्रेक से पहले जैसे न्यायी साहब ने भी बात की और बेनज़ीर ने भी इजहार ख्याल किया, आप क्या समझते हैं, क्या नवाज शरीफ को मकबूलियत से गर्जी नहीं है, या इस लेबल के साथ और इस बैगेज के साथ वो कुछ आकर अवाम में जगह बना पाएंगे या धो पाएंगे इस तासुर को? बहुत शुक्रिया अलीना। पहले तो जिस तरीके से कल ये पिटिशन डाली गई और 24 घंटे के अंदर फैसला आया और कल
जब लीगल टीम नून लीग की पहुंची थी अदालत, तो उससे पहले नैब की प्रोसिक्यूशन टीम वहां पर मौजूद थी। तो वो सब परेशान थे कि ये पहले आ गए हैं, लीगल टीम बाद में आ रही है। क्या इनको पहले ही पता था कि किस किस्म की जो है एप्लीकेशन आज दायर होने जा रही है? इस फैसले पे तो मेरे ख्याल से जो पूरा हुआ है 24 घंटे का प्रोसेस, मुझे नून लीग की अपनी बात याद आ रही है, जिसमें वो उनके रहनुमा ऐसे टीवी पे बैठ के चुटकी बजा के कहते थे कि यूं लाडले को यूं रिलीफ मिलता है, यूं रिलीफ मिलता है। तो उस वक्त वो लाडला मेरे ख्याल से इमरान खान था, आज के लाडले शायद नवाज शरीफ साहब है, क्योंकि बकौल नून लीग आपको इतना फौरी इंसाफ उसी वक्त मिलता है जब आप लाडले होते हैं। कल का जो प्रोसेस था वो जितना तेज हुआ, आज तमाम केसेस में उनको बेल मिल गई और ये कानूनी बहस काफी अरसे से जारी थी। अच्छा, मैंने देखा है जो नून लीग की लीगल टीम है या जो उनके क्लोज लॉयर्स हैं, उसके अलावा किसी ने ये बात कही नहीं है कि अगर आप कॉन्विक्ट हो और मफरूर हो, हाँ ये नज़ीर आपको मिलेगी कि अगर आप मफरूर हैं, जैसे शर्जील मेमन साहब थे या अभी इसहाक डार साहब थे, उनको प्रोटेक्टिव बेल मिल गई, लेकिन किसी ने आज तक कोई केस साइट नहीं किया है कि अगर आप कॉन्विक्ट हो और फिर आप सरेंडर कोर्ट में करें और आपको बेल मिल जाए। बल्कि कॉन्ट्ररी टू दिस, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 3 मेंबर बेंच की, उसमें एक वकील साहब का केस था, वो उनको सजा हो गई थी और उन्होंने बेल के लिए अप्लाई किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अगर आपको कैद की सजा होती है तो आप कोर्ट में सरेंडर नहीं कर सकते, आपको फिर सरेंडर करना पड़ेगा, आपको इम्प्रिजन होना पड़ेगा और फिर आप बेल के लिए अप्लाई करते हैं। और यहां पे बेल उसी सूरत मिल सकती है नवाज शरीफ साहब को जब उनकी सजा मुअत्तल हो जाए, जैसे कि एवनफील्ड केस में हुई है, लेकिन अल अजीजिया केस में नहीं हुई। और वो सजा भी उस वक्त मुअत्तल होती है जब कोर्ट जायजा लेती है केस के मेरिट्स का और फिर यह फैसला करती है कि अगर वो मेरिट्स कमजोर हैं बादी नजर में, तो फिर उनको जो उनकी जो सजा है वो मुअत्तल हो जाती है और फिर बाद में अपील में उनका केस चलता रहता है। तो मेरे ख्याल से तो बहुत एक एक्सेप्शनल रिलीफ मिला है नवाज शरीफ साहब को। जब वो जिस तरीके से मुल्क से बाहर गए थे उसकी भी कोई नजीर नहीं मिलती थी, लेकिन उस वक्त उनकी क्योंकि तबीयत बड़ी खराब थी, हुकूमत वक्त उस वक्त ये कह रही थी कि उनकी जान को खतरा है, तो आपने उनको एक बेल दे दी, एक्सेप्शन थी। आज इस एक्सेप्शन क्रिएट करने की क्या वजह है? जबकि वो बीमार नहीं है, वो जलसा करने आ रहे हैं, तो पहले आ सकते थे, फिर वो बेल के लिए अप्लाई करते। लेकिन ऑब्वियसली जो नून लीग की इस वक्त पॉलिटिक्स है, जो वो फैसला कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब वापस आने का, तो वो अपने कार्ड्स देख कर ही आ रहे हैं ना। उनको पता था कि मुझे बेल मिल जाएगी। उनकी टीम पिछले 1 महीने से कह रही थी कि 2 दिन पहले हम अप्लाई करेंगे और कानूनी रिलीफ मिल जाएगा, तो उनको वो रिलीफ आज मिल गया है। दे वर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। जबकि जैसे मैंने कहा, मैंने जितने लॉयर्स को सुना है, किसी ने कोई केस साइट नहीं किया है, कोई नजीर नहीं बताई है कि हाँ फला कॉन्विक्ट था और उसको जो है बेल मिल गई थी। 2 केसेस का बताया जाता है, नुसरत भुट्टो साहिबा का और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा का, लेकिन उनको जो सजा हुई थी वो इन एब्सेंशिया हुई थी। और वो बिल्कुल मुख्तलिफ मैटर होता है जब आप इन एब्सेंशिया होते हैं और आपको सजा हो जाती है, और जब आप कोर्ट के सामने पेश होते हैं उसके बाद सजा होती है। इस बात पे आप बिल्कुल बहस कर सकते हैं कि नवाज शरीफ के जो केसेस थे उसमें कानूनी खामियां थी। एवनफील्ड केस में मरियम नवाज साहिबा जो को अक्यूज्ड हैं उनको रिलीफ मिल चुका है, शायद नवाज शरीफ को भी मिल जाएगा, लेकिन उसका एक कानूनी प्रोसेस है जिसके थ्रू आपको गुजरना पड़ता है। अरशद मलिक साहब की जो बाद में वीडियो आई थी वो एक बहुत बड़ा स्कैंडल था, हो सकता है उस बुनियाद पे भी उनको रिलीफ मिल जाए, लेकिन जो अदालती प्रोसेस है वो मुकम्मल होना चाहिए। लेकिन आज क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक नई नजीर कायम की है, तो हो सकता है बहुत सारे ऐसे मुजरिम हो जो आप कहें कि हमें भी प्रोटेक्टिव बेल दो ताकि हम बाहर बैठे और फिर अपील के लिए अप्लाई करें, हमें जेल में ना डालो। ये क्योंकि एक नजीर अब कायम हो चुकी है। जहां तक जो दूसरा अहम सवाल है आपका कि क्या वो एक इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगे, कोई भी मकबूलियत बहाल कर पाएंगे। अच्छा, उससे पहले एक ये मेरे नजीर ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी कि क्या मकबूलियत बहाल हो सकेगी और क्या कबूलियत होगी। अच्छा, इस प्रोग्राम में मैं तो कई मरतबा कह चुका हूं कि क्या नवाज शरीफ साहब अपने लिए कैंपेन करने आ रहे हैं या अपने भाई के लिए कैंपेन करने आ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है और जैसे हमने ये बात की कि 24 घंटे में उनको जो है एक रिलीफ भी मिल गया इतना अहम, और जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब ने बात मानी अपने भाई की या फिर मुख्तदर हलकों की, जिसमें उन्होंने पहले कहा कि बाजवा साहब हो, जनरल फैज हो, कोर्ट के जजेस का नाम लिया कि इनका एहतसाब होना जरूरी है, जब तक एहतसाब नहीं होगा तब तक मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। शहबाज शरीफ साहब जो एक दिन हुआ था उनको पाकिस्तान आए हुए, दोबारा फ्लाइट पकड़ के गए, उनको समझाया और नवाज शरीफ साहब समझ गए। और उसके बाद से आपने देखा है कि उन्होंने कोई ऐसा नाम नहीं लिया कि हम किसी का एहतसाब करेंगे, किसी को सजा देंगे। वो सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि 2017 में जब हमने पाकिस्तान को छोड़ा था वहां लेके जाएंगे, विच मीन्स कि नवाज शरीफ साहब जो वोट को इज्जत दो का नारा था उसको सरेंडर करने के लिए तैयार हैं। वो शहबाज शरीफ साहब बनने के लिए तैयार हैं, यानी कि शहबाज शरीफ साहब कभी इस तरह की बातों को चैलेंज नहीं करते। तब उन्होंने सोच लिया है कि अगर मैंने इक्तदार में आना है,
मैंने वजीर आजम बनना है तो मुझे इस तरह की बातें करने की जरूरत नहीं है। मैं शहबाज शरीफ बनने की कोशिश करूंगा और मेरे ख्याल से ये जो मुखालफिन है उनके, बल्कि मुखालफिन क्या, जो उनके इत्तेहादी थे पीपल्स पार्टी, किस किस्म के अब ताने उनको कस रहे हैं, मेरे ख्याल से ये नून लीग के लिए बड़ा एम्बैरेसिंग है। हमारे शो पे उस दिन खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि इमरान खान बन गए नवाज शरीफ साहब, यानी कि जैसे वो लाडले थे, सेलेक्टेड थे, अब नवाज शरीफ साहब उम्र तो अब इस सारे बैगेज के साथ या इन सारे लेबल्स के साथ किस तरह से नवाज शरीफ रिकवर कर रहेंगे अपनी पार्टी को और अपनी इमेज को? बड़ा अच्छा सवाल। मुझे आप ये बताइए कि रिकवर करने की जरूरत क्या है? जब रेस में आप अकेले दौड़ेंगे तो और दूसरे जो है वो बेचारे भागने क्या करें अब इसके ऊपर हंसे रोए, मुझे तो ये भी नहीं समझ आती। किस हद तक आपको देखें, आप इस मुल्क में जितनी पोलराइजेशन हो चुकी है, स्विंग वोट तो हार्डली अब रह गया है, तो आपको अपने वोटर को मुतमईन करना है, उसको पोलिंग बूथ तक लेके आना है। इतना तो मेरे ख्याल से नवाज शरीफ साहब बड़ा आराम से कर लेंगे। कोई कंपटीशन अगर होगा नहीं, अगर पीटीआई बैलेट पर होती भी है लेकिन उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं होती, वो कैंपेन नहीं कर सकते, वो जलसा नहीं कर सकते, वो लोगों को बैलेट बॉक्स तक नहीं लेके आ सकते, तो फिर नवाज शरीफ साहब को क्यों पूरे पाकिस्तान को मुतासर करने की जरूरत है? क्यों उनको नए वोटर बनाने की जरूरत है? मेरे ख्याल से तो जिस किस्म की वो कैंपेन करेंगे रेस में अकेले दौड़ने के लिए, तो वो फर्स्ट आना बड़ा आसान हो जाएगा उनके लिए। ठीक है उमर, आपसे जानना चाहूंगी, ये जो हम बात कर रहे हैं, एक तरफ हम देख रहे हैं कि जन्नत के टिकट मिलेगा आपको अगर आप नून लीग के जलसे में शिरकत करेंगे, दूसरी तरफ ये भी हमने सुना कि लोगों को लाने में इतनी दुश्वारी हो रही है कि अपेरेंटली लोगों की लोकेशंस तक चेक करने की बात हो रही है। राना साहब का वो लोकेशन ऐप वाला बयान तो आपको याद ही होगा, उसके ऊपर ये तासुर कि किसी अंडरस्टैंडिंग के तहत आ रहे हैं, क्या डैमेज कंट्रोल हो पाएगा? अलीना, पहले तो मैं बात करूंगा, जो हम अक्सर एक ये बात सब कर रहे होते हैं जी कि पहले फ़लाँ के साथ हुआ, फिर फ़लाँ के साथ हुआ और फ़लाँ ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ टक्कर ली। अब ये है कि ये टक्कर लेते किस लिए हैं? क्या ये चाहते हैं कि सिविल मिलिट्री रिलेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट की रिफॉर्म करना चाहते हैं, या टक्कर इसलिए होती है कि आप इस्टेब्लिशमेंट का फ़लाँ के साथ ज़्यादा तल्लुक है तो मेरे साथ क्यों कम है? अनफॉर्चुनेटली ये दूसरे वाली चीज़ है। और इसी के लिए जो पहले एक वोट को इज़्ज़त दो वाली बात थी, वो असल में ये थी कि हमें इज़्ज़त दो, यानी कि नून लीग की लीडरशिप को इज़्ज़त दो, इमरान खान को इज़्ज़त ना दो। अब इमरान खान की जो लड़ाई है वो भी ऐसी है, यानी कि इससे ज़्यादा वो नहीं है। जो बिलावल भुट्टो बात कर रहे हैं वो भी यही है, यानी कि इससे आगे वो बढ़ते ही नहीं है। जब भी कभी मौका भी मिलता है, नेशनल सिक्योरिटी का फोरम भी बनाया गया, तो इनको पूछें कि जब ये लोग प्राइम मिनिस्टर थे तो ये कितनी दफ़ा इन्होंने अपने रिलेशन को फॉर्मलाइज किया। ऐसा नहीं है। बाकी जो हम जिस तरह अदालत की बात कर रहे थे कि अदालत में ये चीज़ें बड़ी अनहोनी हुई हैं, और यही अनहोनी चीज़ें जो हैं जब नवाज शरीफ को सजा हुई थी तब भी हुई थी। जिस तरीके से इवन जब वीडियो भी आ गई जज अरशद की, तो तब भी जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का मौक़िफ़ लिया कि वीडियो बनाने वाला जो है, उन्होंने शराइत रखी कि वीडियो किस तरह बननी चाहिए, बनाने वाला बड़ा प्रोफेशनल होना चाहिए, तो इसमें अदलिया का भी रोल है। अदलिया अपने आप को इससे निकाल नहीं सकती। तीसरी यही जो चीज़ मैंने बात की है अदलिया के हवाले से, इसमें मैंने नवाज शरीफ की उनके तरफ दोबारा आऊँगा कि जब 1999 में उन्हें त्यारा अगवा केस में वो जेल में गए, तो उनके साथ सैफुर रहमान साहब थे जो कि बड़े परेशान थे कि जो हम पर ऑफेंस लगी है इसमें तो सीधी सीधी सजाए मौत है। तो वो बार बार मियाँ नवाज शरीफ से जेल में रिजू करते कि मियाँ साहब क्या बनेगा, और मियाँ साहब का चुप करो, परेशान ना हो, हम ना किसी कानून के तहत अंदर आए हैं और ना किसी कानून के तहत बाहर जाना है। और ये मैं बात 1999 की कर रहा हूँ, और आज हम 2023 में भी तकरीबन वही बातें कर रहे हैं कि ये कैसा कानून है कि जो किसी को पकड़ते हुए भी पता चलता है कि ज्यादती हो रही है, जब किसी को रिलीफ दे रहा होता है तो तब भी हमें पता चलता है कि ज्यादती हो रही है। जहां तक इनकी बात है, जो आपका सवाल था, अब ये देखिए परसेप्शन का एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल होता है कि जब ये एक बात फैलती है, पहले तो परसेप्शन का असर जो है वो इलेक्टेबल्स पर होता है कि फलां इस दफ़ा फलां को बारी है, फलां इस दफ़ा लाडला डिक्लेयर हो गया है, तो हमने अगर उसके साथ होंगे तो हमारे लिए ये जो सारे लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा भी मिल जाता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि लोग भी जो गाँव के इलाके में हैं ख़ास तौर पर वो ज़्यादातर
ये एक दड़ेबंदी की सियासत भी होती है, लोगों की एक मुहताजी भी है। इधर नादरा का आपने कार्ड बनवाना हो तो नादरा के कार्ड के लिए भी आपकी किसी ना किसी जगह पे सिफारिश की जरूरत होती है कि ताकि आपको कार्ड टाइम पर मिल जाए। तो ये सारे रिश्ते जो है जरूरतों के रिश्ते हैं, और ना ही मेरे ख्याल है कि पहले कोई एंटी स्टैब्लिशमेंट वोट मिल रहा था। ये अभी जो महंगाई वाला इशू है वो था, अगर एंटी स्टैब्लिशमेंट की बुनियाद पे नवाज शरीफ जीते तो 2018 में वो एंटी स्टैब्लिशमेंट लीडर थे, उन्हें जीत जाना चाहिए था। लेकिन क्या ये पॉपुलैरिटी विक्ट्री में किस तरह ट्रांसलेट होगी? इनके जितने भी लीडर हैं, कितने हैं जो आके खुलकर बात करते हैं, वो सारे इस टाइम रूपोश हैं। और जब वो बाहर आते हैं तो बाहर आने की एक ही शर्त होती है कि आगे उन्होंने एक इतराफ़ी इंटरव्यू देना होता है कि जिसमें वो फलां 9 मई के हवाले से या कोई और उन्होंने बात करनी होती है, और उसके बाद उन्हें कोई जान बख्शी होती है, और वो भी साथ ये भी होता है कि मैं PTI के साथ नहीं हूँ। अगर इस तरह का माहौल होगा तो ड्राइंग रूम की सियासत में तो लोग काफ़ी बातें कर लेते हैं जी कि नहीं मैं वोट डालने जाऊँगा, जी नहीं मैं वोट डालने जाऊँगा। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो आपने बेशक किसी जलसे में लाने हो या उनको आपने पोलिंग स्टेशन पर लेकर जाना हो, उसके लिए आपको एक कोऑर्डिनेटेड कैंपेन चाहिए होती है। उसको आपको बसों का, वैगनों का इंतजाम करना होता है, फिर जाके लोग आप उनको लेकर जाते हैं। ये बातें करना और पोलिंग स्टेशन तक जाने में काफ़ी फासला है, और ये फासला ख़त्म करने के लिए ये तब ही मुमकिन होता है जब एक लेवल प्लेइंग फील्ड होता है। और वो बात यही है कि जो 2018 में PTI के साथ हुआ था, अभी जो है नवाज शरीफ के साथ हुआ था, वो अब PTI के साथ है। सवाल अलीना फिर उधर आ जाता है कि क्या हम इससे सीख रहे हैं? हम नहीं सीख रहे। अगेन यही एक स्ट्रगल है कि एस्टेब्लिशमेंट के कौन करीब होगा, और वही उनके लिए गारंटी है कि जो कि उनको आगे उनकी हुकूमत की जामन होगी, वो जिसको गारंटी मिल जाएगी वही हुकूमत बनाएगा। कबूलियत की स्टैंप मकबूलियत खुद ब खुद ही दिला देगी। क्या बेनज़ीर या शहजाद में से कोई आंसर करना चाहेगा? अलीना, डिफरेंस होता है, अर्बन वोटर्स में फ़र्क होता है और जो रूरल वोटर्स होते हैं उनमें फ़र्क होता है। बहुत से फैक्टर्स होते हैं। ये बात उमर की बिल्कुल ठीक है कि आपको एक बड़ी इफेक्टिव मशीनरी चाहिए होती है इलेक्शन के लिए। आपका एक बयानिया होना चाहिए होता है, आपका एक इलेक्शन कैंपेन इफेक्टिव चलानी चाहिए होती है। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के पास इफेक्टिव मशीनरी है, कैंडिडेट्स हैं, लेकिन बयानिया कुछ नहीं है। और शहजाद की बात बिल्कुल ठीक है कि ये तो अभी इस तरह लग रहा है कि एक वन साइडेड रेस हो रही है, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि सेंट्रल पंजाब में तो इस वक्त मुस्लिम लीग नून का कोई मुकाबला नहीं कर सकता अगर PTI आउट होती है। हाँ, लेकिन साउथ पंजाब में पीपल्स पार्टी से अच्छा, इसको मैं ये भी देखना चाहती हूँ कि क्या इसको हम ये कहें कि बड़ा सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स है कि हम आज ये बैठ के बात करें, या जैसे न्यायी साहब ने कहा कि ऑप्शन ही कोई नहीं है, और बता दे कौन सी ऑप्शन। शहजाद, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैं ब्रेक के बाद फिर दूसरा राउंड। मेरे ख्याल से वो जो ऑप्शन जो बेनज़ीर ने बात की थी, वो ऑप्शन इन द सेंस कह रही थी कि शहबाज शरीफ जो है आपके मुक्तदर हलकों के लिए एक सेफ ऑप्शन है। आपको पता है वो क्रीज में रह के खेलते हैं, ऐसा नहीं होगा कि कोई चौके छक्के मारने के लिए निकलेंगे, यानी कि किसी मौके पे एस्टैब्लिशमेंट को हेड ऑन लेंगे या ये कहेंगे कि ये मेरा डोमेन है, आपने इस पे बात नहीं करनी। वो तो देखें, कोई ब्रिज जो है उसका इफ्तिताह होता है, उसमें भी आर्मी चीफ को जो है वो कहते हैं अप्रिशिएट करते हैं उनकी एफर्ट्स को, तो उनको तो कोई इस बात से गर्ज नहीं है। लेकिन एज वी स्पीक मेरे ख्याल से अब नवाज शरीफ साहब भी समझ गए कि अगर मैंने इक़्तिदार में आना है तो यही रूट अपनाना है, और उसकी उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। जहां तक ये बात है, उमर ने जो बात की, आई थिंक मैं इसको सेकंड करता हूं, क्योंकि देखिए इलेक्शन एक पूरा प्रोसेस है। जब हम कहते हैं कि इलेक्टेबल्स होते हैं, इलेक्टेबल्स क्या होते हैं? वो ये नहीं होते कि उनका अपना सिर्फ वोट होता है, उसके अलावा उनको जो इलेक्शन लड़ने की साइंस है, वो मैकेनिज्म उनके पास होता है। ट्रांसपोर्ट का निज़ाम, वर्कर्स, कैसे लोगों को मोबिलाइज करना है, फिर वोटिंग वाले दिन उनको पोलिंग बूथ तक लेके जाना है। यहाँ तो देखें जो खौफ का माहौल है, अगर एक हल्के में आपके 10-15 मेन लोग होते हैं जो लोगों को मोबिलाइज करते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, आप इलेक्शन से पहले अगर उनको उठा लें जैसे बाकी लोगों को उठाया गया है, तो फिर आप बताएं कि कौन कैंपेन करने निकलेगा, कैसे आप लोगों को लेके जाएंगे? क्या वोटर भी इस वक्त इतना कॉन्फिडेंट है? लेकिन फिर इस वजाहत के अकॉर्डिंगली तो शहजाद ऑटोमेटिकली मकबूलियत में कन्वर्ट हो जाएंगे लोग, उनके जहन इसी तरफ चले जाएंगे कि हाँ जी हमने नून को ही वोट देना है। देखें, PTI का वोटर अगर नहीं निकल सकेगा तो वो नून लीग को थोड़ी वोट देगा। अच्छा, देखिए ये पाकिस्तान में अब ये बहुत स्विंग वोट जो है उसकी मिकदार बहुत कम हो गई है। जितनी पोलराइजेशन है, या आप नून लीग के वोटर हैं या PTI के। अगर आप समझते हैं PTI को नहीं वोट देने का मौका मिल रहा तो आप घर बैठ जाएंगे। ऐसे थोड़ी कि ओवरनाइट आप नून लीग के वोटर बन जाएंगे। जो नून लीग का वोटर है, या वो घर बैठेगा मायूस होकर कि मेरी 16 महीने की हुकूमत में तो हमें कुछ नहीं मिला, या वो नवाज शरीफ के नाम पे निकलेगा। ऐसा थोड़ी है कि वो इमरान खान का वोटर बन जाएगा। तो ये स्विंग वोट की जो परसेंटेज होती है वो बहुत कम होती है। तो हर पार्टी ये कोशिश करती है कि अपना वोट जो है उसको मोबिलाइज करे,
और जो बेनजीर ने फैक्ट्स बताए कि क्योंकि 18 साल जो यंगस्टर्स हैं वो उनका रुझान पीटीआई की तरफ नजर आता है, इमरान खान की तरफ नजर आता है, और पिछले 5 साल में ऐसे कई लाखों लोग हैं जो कि 18 साल की उम्र को क्रॉस किए होंगे। वो जो है उस वजह से कहा जाता है कि पीटीआई का ओवरऑल वोट बैंक इस वक्त ज्यादा है, लेकिन ऑब्वियसली उसको एक्सरसाइज करने का मौका मिलता है वोट, ये एक बड़ा अहम सवाल है। और जो इस वक्त हालात हैं, आए दिन हम देखते हैं कभी फरूख हबीब आ गए। कल मेरी एक साबिक वफाकी वजीर से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि अभी 3 दिन पहले हमारे एक वर्कर को, अहम वर्कर को उठाने लेकर आए थे, पुलिस आई थी लेकिन वो नहीं थे, उनके 22 साल बेटे को लेकर चले गए। तो उस माहौल में अब तक कोई तब्दीली नजर आई नहीं है, इसलिए मुश्किल लगता है कि इलेक्शन से पहले कोई बदलाव आएगा इस माहौल में। न्याई साहब, ये जो तासुर है, क्या इसको जायल करने के लिए अगेन वही हम मुमकिनात के ऊपर गौर कर रहे हैं, तो क्या ये हो सकता है कि नवाज शरीफ आएँ और जिस ग्रैंड डायलॉग की बात की जा रही है, बात की जा रही है कि तमाम लीडरान एक टेबल के ऊपर बैठें और नवाज शरीफ साहब कहें, चेयरमैन तहरीक इंसाफ या तहरीक इंसाफ को बिठाते हैं और लेवल प्लेइंग फील्ड उनका नारा सबके लिए हो? मेरा ख्याल है ये विजुअल थिंकिंग है। अच्छा। इसका कसूर सिर्फ नवाज शरीफ पे नहीं डाल सकते आप। इमरान खान साहब ने कौन सी गुंजाइश छोड़ी है? देखिए, आप इमरान खान साहब वो कहते हमेशा देर कर देता हूँ, जब वो इस तरह की ख्वाहिश अब पिछले दिनों में कुछ इजहारी भी किया तो ये उनको साल एक पहले या 5 साल पहले जब खुद इक़्तिदार में थे, 4 साल पहले, तब करते। मेरे नहीं ख्याल कि इन हालात में हो सकती है। दूसरी बात यह है जी कि क्राइसिस इस वक्त जो है, जो पॉलिटिकल क्राइसिस, वो ये है कि नवाज शरीफ बिल्कुल, ये चीमा साहब ने बिल्कुल सही फरमाया है कि आपको उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको बैलेट भी चाहिए, इलेक्शन भी चाहिए, और वोट को भी इलेक्शन तक लेके जाने, वगैरह मकबूलियत में कोई फायदा नहीं है। लेकिन ये कुछ देर बाद मुझे ये लगता है कि अगर जो नामासाइद हालात में मैं बार बार कहता हूँ कि खुदा न खास्ता जमीनी हालात का जबर या जमीनी हकायक जो कोई वेरिएबल्स चेंज हो जाए और इलेक्शन ना हो पाए, तो नवाज शरीफ के जलसे का जो असर है वो बहुत पड़ेगा, बहुत बड़ा जलसा होगा, लेकिन ये असर लंबा लास्ट नहीं करेगा। इसके बाद के इवेंट्स जो होंगे, जो उसके बाद जो नैरेटिव होगा या कोई और चीज होगी, उसकी गैर मौजूदगी में मैं तो बार बार कह रहा हूँ मुस्लिम लीग वालों को कि आप कुछ कर लें, ये जो चीजें आप भेजना चाह रहे हैं ये लोगों में एक्सेप्टेबल नहीं है। नवाज शरीफ साहब को राइटली पता था, उन्हें जैसे आपने गुजरावाला का जिक्र किया, आप ही चीमा साहब ने लंदन का जिक्र किया, जो नैरेटिव ने दिया वो नैरेटिव उनको इसलिए दिया कि वो पता है कि यही नैरेटिव जो है काम करता है, और उनकी मकबूलियत का राज इसी में है। इमरान खान की मकबूलियत का राज इसी में है, जुल्फिकार भुट्टो की मकबूलियत का राज इसी में है। एंटी एस्टेब्लिशमेंट नारा पाकिस्तान में रिफतें देता है, उसकी गैर मौजूदगी में सियासत में मकबूलियत नहीं मिलती। मैंने आज तक किसी को 70 साल तारीख में किसी के पास कोई ऐसी मिसाल है तो मुझे बता दे कि फलाना बंदा जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट आके और पॉलिटिकली तो उसको मकबूलियत मिल सकी। अच्छा, परवेज इलाही से लेके आज तक किसी को भी। शहजाद, अब मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था, हम इस प्रोग्राम पे बड़ा एक तनकीद करते आए और दुरुस्त कहते आए कि इमरान खान साहब हर मरतबा आके यही कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल होना चाहिए, चाहे करप्शन पकड़ने में हो, फोन टैपिंग में होना चाहिए, और मुज़ाकरात उनसे होने चाहिए, इलेक्शन लेके दे एस्टैब्लिशमेंट हमें। तो इमरान खान साहब तो ये बातें करते रहे, लेकिन इस वक्त माजरत के साथ जो नवाज शरीफ साहब भी कर रहे हैं वो कह नहीं रहे, लेकिन कर एग्जैक्टली वही रहे। और ये जो कहा जाता था कि उन्होंने अपने पहले 2 अदवार के बाद बहुत कुछ सीख लिया है, वो मैच्योर हो गए हैं और अब उनको पता चल गया है कि सिविलियन सुप्रीमेसी से ही मुल्क आगे बढ़ सकता है। माजरत के साथ मेरे ख्याल से इस बात पर भी सबका इत्तेफाक है कि अब वो सिविलियन सुप्रीमेसी को भूल कर वो जो ताकतवर हल्के हैं उनके कंधों पर बैठ के आना चाहते हैं, ना कि अवाम की ताकत से। न्याई साहब, जाते जाते बस ये बता दें, दुबई में भी काफ़ी मुलाकातें करनी है, सऊदीया में भी कहा जा रहा है कि कुछ अहम मुलाकातें हैं जो नवाज शरीफ की हुई हैं, ये किससे मुलाकातें हो रही हैं और किस सिलसिले में हो रही हैं? मेरा ख्याल है ज़्यादातर तो जो प्लानिंग है कि सैटरडे के दिन है, पाकिस्तान का मैच भी नहीं है, हालात भी अच्छे हैं, छुट्टी के दिन है, उसके मुताबिक प्लानिंग है, तो वो जो टाइम है उसको तो मैनेज करना है ना, तो ये टाइम मैनेजमेंट ही हो रही है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। बस पहली बात सऊदीया में बैठ के सऊदी शख्सियात से मुलाकातें कर रहे हैं तो पाकिस्तान के मैच नहीं होना इसके ऊपर? नहीं, वैसे तो अहम है, बहुत सारी मैच वहां बैठ के देखेंगे सऊदी अरब में जुम्मे वाला नहीं, सैटरडे को मैच उनको ज्यादा ताल्लुक उनको मैच ऑस्ट्रेलिया का कल नहीं, इतनी दिलचस्पी नहीं है जितनी दिलचस्पी उनको अपने पाकिस्तान में सगजारी मुस्लिम
जो है नून जो है वो तो मसरूफ है नवाज शरीफ साहब की इस्तकबाल की तैयारियों में, तो उनको तो मैच बेचारों के पास टाइम नहीं होगा कि मैच के बारे में सोचते, वो तो सिर्फ अपना मैच सोच रहे हैं जो हफ्ते को मीनार पाकिस्तान पे नवाज शरीफ साहब ने जो है ना अकेले खेलना है। सर अभी तो आपने अकेले खेले, ये अब आपने बात की ना, हमारे तजियाकारों की आपने राय जानी। ये जो सारी डेवलपमेंट है इसके ऊपर हम नज़र रखे हुए हैं ग्राउंड ज़ीरो से भी, यानी लाहौर से भी आपको हम अपडेट करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।